अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो होता है, उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से पहले हमें क्या देखना होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब यहां पर ये स्केलर का क्या मतलब होता है? आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इस तरह से नोटेशंस यूज करेंगे तो ये सारे नोटेशंस जो हैं ये वेक्टर्स के नोटेशंस हैं। जब हम यहाँ पर बार लगा देंगे, एरो लगा देंगे, लेकिन हम जब L, M, N, 2, 5, 9 ये सब कांस्टेंट का यूज करते हैं अगर, तो ये सभी क्या होती हैं? ये सभी स्केलर्स होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। अब मैं यहां पर एक और वेक्टर लेता हूं, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है और वो b है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर इन दोनों के बीच अगर रिलेशन लिखना चाहूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वेक्टर b इज इक्वल टू 2 ऑफ वेक्टर a, ठीक है। वेक्टर b इज इक्वल टू 2 ऑफ वेक्टर a मीन्स वेक्टर a को अगर आप डबल कर दो तो वो वेक्टर b के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया? इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, मतलब इस वेक्टर में हमने इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वैल्यू, ठीक है। अब हम आगे हमें इसमें ये तो स्केलर के थ्रू मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब दो वेक्टर्स के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। उसमें से एक को डॉट मल्टीप्लिकेशन और एक को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है और जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी कहा जाता है। सो इस आगे इसे डिटेल में देखेंगे। आइए अब देखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम पहले अभी इसी वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन के अलावा एक रिप्रेजेंटेशन जो होता है जिसको कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिसमें यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसके फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। हम पहले देखते हैं 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हिसाब से हम देखें तो किसी भी प्लेन में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है अगर हम 2D ज्योमेट्री की बात करें। फिर इसके आगे 3D ज्योमेट्री की भी बात करेंगे, ठीक है। तो 2D ज्योमेट्री में यहां पर अगर ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है और ये अगर इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन 0 0 है, तो यहां पर अगर मैं एक यूनिट वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाएगा i, और यहां पर अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाएगा j। और क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है इसलिए उसको हमेशा उस पर कैप लगाई जाती है, इसे कैप बोलते हैं, ठीक है। इसे इस तरीके से लिखा जाता है। और यहां पर देखिए अगर मैं कोई 2 पॉइंट लूं, एक A पॉइंट और एक B पॉइंट, ठीक है। सपोज ये 2 3 है और ये पॉइंट है 1 4, ठीक है। तो यहां पर जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और इन दोनों पॉइंट को मैं ओरिजिन से भी ज्वाइन करूंगा अगर, तो ये हो जाएगा OA और ये हो जाएगा OB वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, आप इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो यूनिट वेक्टर को यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है I कैप से और J कैप से, इसको आपको I और J ही लेना है, आप इसे कोई और दूसरा नाम नहीं दे सकते। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी एक्स एक्सेस पर अगर यूनिट वेक्टर लेना है तो हमेशा I रहेगा, वाई एक्सेस पर अगर यूनिट वेक्टर लेना है तो वो J रहेगा। और अभी इसके बाद जब हम 3D
ज्योमेट्री में जब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पर जो z एक्सेस भी आ जाएगा उसको हम k ले लेंगे, ठीक है। तो ये आई जे के आपको चेंज नहीं करना है, x एक्सेस वाला i ही होगा, y एक्सेस वाला j ही होगा और z एक्सेस वाला k ही होगा, ठीक है। तो यहां पर तो अगर मैं इसे OA को अगर रिप्रेजेंट करूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब OA को मुझे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा वो देख लीजिए। देखिए यहां से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो पॉइंट है ये x, y के फॉर्म में होता है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y के फॉर्म में होते हैं। मतलब ये जो 2 है ये x एक्सेस पर चली हुई डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो 3 है ये y एक्सेस पर चली हुई डिस्टेंस है। तो मैं अगर इसको OA को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो x एक्सेस पर कितने डिस्टेंस चला है 2 यूनिट, और हम ये यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये 2 यूनिट चला है इसलिए 2i कैप हो जाएगा, और प्लस क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव है, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हैं पॉजिटिव है। तो अब ये 3 यूनिट यहां से यहां तक y एक्सेस पे कितना 3 यूनिट चला है, इसलिए y एक्सेस का यूनिट वेक्टर क्या है j है, सो 3j, ठीक है। सो 3 यूनिट y एक्सेस पर, 2 यूनिट x एक्सेस पर, और ये मिलके और OA वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है यहां पर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D में क्या हो जाएगा, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये z एक्सेस। और अभी अभी मैंने बताया था कि x एक्सेस पे यूनिट वेक्टर आपको i कैप, y एक्सेस पर j कैप और z एक्सेस पर k कैप आपको यूनिट वेक्टर लेना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर पॉइंट की बात करूँ तो सपोज कीजिए कि क्योंकि ये अब 3D ज्योमेट्री है तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट ले लेता हूँ 1, 3, 2, क्योंकि इसमें x, y और z तीनों की वैल्यू आएंगी, और इसको ले लेता हूँ 2, 4 और 5, ठीक है। इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। और अब अगर मैं इसे ओरिजिन से ज्वाइन करना है अगर मैं करता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ A और इसको नाम देता हूँ B, तो ये हो जाएगा OA वेक्टर, ठीक है। तो अब यहां पर जब OA वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, तो कंपोनेंट फॉर्म में मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए x एक्सेस पर कितने यूनिट, ये देखिए ये x, y, z के फॉर्म में है, तो x एक्सेस पर कितने यूनिट है 1 यूनिट है, इसलिए मैं i कैप लिख दूंगा। फिर प्लस क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, फिर 3, तो ये y एक्सेस होता है, और y एक्सेस पर कितने यूनिट चले 3 यूनिट, और उसका यूनिट वेक्टर कौन है j है, इसलिए 4j कैप, सॉरी 3, ये 3 है, 3j प्लस ये 2 है z एक्सेस पर, और z एक्सेस का यूनिट वेक्टर k है, इसलिए इसे 2k यूनिट, यानी i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। और इसमें इसका जो ये i, j और k होते हैं इनको वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। दैट i, j एंड k कैप जो होते हैं इनको वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं इनके कोफिशिएंट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे 1, 3 और 2 जो हैं उन्हें हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कांस्टेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं स्केलर्स होते हैं, और जो हम एरो या कैप के थ्रू बताते हैं वो वेक्टर्स होते हैं,
अब आप यहां देखिए, जब हमने 2D की बात की थी यहां पर, तो ये ओ ए वेक्टर था और ये ओ बी वेक्टर है। जिस तरीके से यहां पर ओ ए जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो 2i प्लस 3j रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर ओ बी को रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 है और 1 एक्स एक्सेस पे होता है और एक्स एक्सेस पर i है, इसलिए ये हो जाएगा i, क्योंकि 1i में 1 को लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, और 4j कैप। ठीक है, तो ये ओ ए और ओ बी हो गया। अब ऐसे में अगर आपको सपोज कीजिए आपको ए बी की वैल्यू, ए बी वैक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि बी माइनस ए होती है, जो लास्ट पॉइंट होता है उसका वेक्टर पहले और फिर माइनस ए होता है। तो यहां पर जब आप बी माइनस ए करोगे तो ये बी है, तो यहां पर जब आप आई कैप प्लस 4j कैप रखोगे और माइनस 2i प्लस 3j कैप जब आप वैल्यू रखते हो, तो देखिए i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, तो ये हो जाएगा i माइनस 2i हो जाएगा माइनस i, और प्लस 4j माइनस 3j हो जाएगा प्लस j कैप। ठीक है, तो माइनस i प्लस j कैप हो जाएगा, ये आपकी ए बी की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखिए, अभी अभी हमने ओ ए और ओ बी की हेल्प से ए बी को निकाला है बी माइनस ए करके, तो वैसे ही अब हम देखते हैं कि अगर हम बी ए निकालते हैं तो क्या होता है, जबकि हम देख चुके हैं कि बी ए क्या है, निगेटिव वेक्टर है। तो अब देखते हैं कि निगेटिव कैसे है। अगर हम बी ए वेक्टर निकालने जाएं तो वो हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, और जब आप a माइनस बी करोगे तो a क्या है, 2i प्लस 3j और माइनस i प्लस 4j। ठीक है, 2i कैप प्लस 3j माइनस i माइनस 4j। ठीक है, सो 2i माइनस आई कितना हो गया, i हो गया, और प्लस 3j माइनस 4j माइनस j हो गया। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, ये है बी ए वेक्टर और यहां से आप माइनस कॉमन निकालिए, तो जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा माइनस i प्लस j। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी, और बी ए इज इक्वल टू ये माइनस का साइन, और ये आप देखिए माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे क्या है, ए बी। सो आप यहां पर लिख देंगे ए बी, तो इससे आप बता सकते हैं कि ये क्या है, निगेटिव वेक्टर। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ये देखिए, अगर दो वेक्टर हैं तो उनका एडिशन वेक्टर्स को एक्सचेंज करने पर भी एडिशन के इक्वल होगा, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, और ये आप जानते हैं ये क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। और यहाँ a प्लस बी प्लस सी, यानी आप पहले दो वेक्टर्स को ऐड करें और उसमें थर्ड वेक्टर को ऐड करें, या फिर बी और सी यानी लास्ट वाले दोनों वेक्टर्स को ऐड करके उसमें फर्स्ट वेक्टर ऐड करें, दोनों का आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, और इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये है किसी भी वेक्टर में अगर आप जीरो को प्लस करते हो तो वेक्टर सेम रहता है, इसको जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, इसमें यहां अगर ब्रैकेट में दोनों स्केलर वैल्यूज हैं और उन दोनों स्केलर वैल्यूज में वेक्टर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो दोनों स्केलर वैल्यूज में वेक्टर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उन वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन में अगर कोई स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई बारी बारी से दोनों वेक्टर
क्वांटिटीज में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक स्केलर क्वांटिटी बाहर है और एक वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो इनका तीनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए कुछ थ्योरम्स भी यूज होती हैं वेक्टर्स के केस में। तो हम फर्स्ट थ्योरम जो देखते हैं वो ए एंड बी वेक्टर्स आर कोलीनियर। ठीक है, अब ये कोलीनियर का केस क्या होता है? ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, या तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और या फिर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तब जाके वो कोलीनियर होते हैं। तो इसके केस में क्या होगा कि हम देख चुके हैं कि ये जो बी है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, कोलीनियर है, ठीक है, इसलिए इसे हम स्केलर, किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको b इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं हम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और a जो है वो कहीं ना कहीं इसके एक प्रॉपर रेशो में होगा। ठीक है, तो ये b जो होगा वो एम ए के फॉर्म में, और या फिर a जो होगा वो एन बी के फॉर्म में, दोनों में से कुछ एक वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम, ये जो थ्योरम है ये कहती है कि अगर ए और बी कोलीनियर हैं, अगर, ठीक है, इफ ए एंड बी आर कोलीनियर, तो हमेशा क्या होगा, एम ए प्लस एन बी, ये जो दोनों जो वैल्यूज होंगी इनका सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एम ए प्लस एन बी मतलब ए के साथ कोई स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, बी के साथ कोई स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों वैल्यूज का एडिशन हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, अगर दोनों वेक्टर्स कोलीनियर है तो। अब आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो वेक्टर है ये हमेशा किसी वेक्टर क्वांटिटी के ही इक्वल होगा। ठीक है, आप इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी भी स्केलर क्वांटिटी के कभी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरीके से कोई वेक्टर किसी भी स्केलर के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के ही इक्वल आएगी। अब हम अगर एक सेकंड थ्योरम की बात करें तो सेकंड थ्योरम क्या होगी कि अगर ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं आर नॉन कोलीनियर हैं, और एक थर्ड वेक्टर है आर, वो कोप्लेनर है टू ए एंड बी। अब ये कोप्लेनर है, ए और बी से क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन है और इस प्लेन में ये एक वेक्टर है ए, और क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ए और बी आपस में कोलीनियर नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है, तो इसमें एक और, अगर इसी प्लेन में एक और थर्ड वेक्टर अगर होता है आर, ठीक है, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो ये थर्ड वेक्टर होगा वो कोई भी एक नंबर होगा जो ए के साथ एज ए स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, और एक कोई दूसरा नंबर होगा वो इस बी के साथ एज ए स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों के सम के हमेशा इक्वल होगा ये थर्ड वेक्टर। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई एक स्केलर क्वांटिटी के साथ ए और कोई एक स्केलर क्वांटिटी के साथ बी वेक्टर, और उन दोनों के सम के इक्वल होगा ये आर, अगर ये एक ही प्लेन में है तो। ठीक है, और अब अगर हम थर्ड थ्योरम की बात करें तो अगर ए बी और सी आर कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में अगर ये तीन वेक्टर्स हैं
तो ax प्लस by प्लस cz, ठीक है, ये इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ये थर्ड थ्योरम है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम ओरिजिन 0 0 0। और ये क्योंकि एक्स वाई जेड के फॉर्म में है कोऑर्डिनेट्स, इट मीन्स इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर वर्किंग इन 3D ज्योमेट्री। तो अब देखिए कि ये किस तरीके से होगा कि यहां पर ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ये है ओरिजिन, और ये कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, और हमें इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट को आप किस तरीके से, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, तो जब हम ओपी वेक्टर निकालेंगे तो वो होगा, देखिए, x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो OP इज इक्वल टू फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया। अब हम देखेंगे, ठीक है, अब ये यहां पर ये यूनिट वेक्टर का फॉर्म हो सकता है, हाँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको यहां पर i, यहां पर j, और यहां पर हमेशा क्या लेना है, k लेना है। अब हम बात करते हैं कि ये तो ओरिजिन से हुआ। अब हम बात करते हैं कि कोई दो पॉइंट के बीच, तो हम यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो एक हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 है, ठीक है। और एक बी पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2 हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे ये ए बी डिस्टेंस अगर निकालनी हुई दोनों के बीच, तो वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर हो जाएगी। ये आप 11th क्लास में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में कर रहे हैं इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि वेक्टर के केस में जो हमारे वेक्टर्स होंगे जो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होंगे, ठीक है, उसमें उसको हम यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सेस। अब ये एक्स एक्सेस से हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर ये पॉइंट है एक्स वाई जेड के फॉर्म में और इसकी हमें ये एक्स एक्सेस से डिस्टेंस निकालनी है, तो आप खुद ही देखिए कि अगर ये एक्स है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सेस पे कितने डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, तो ये एक्स एक्सेस पर वाई और जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स पे ये डिस्टेंस एक्स ही रहेगी। तो इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो जब आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, तो जैसे सपोज ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो जब आप पी क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो वो हो जाएगी x माइनस एक्स होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर और z माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये x माइनस एक्स 0 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगी, यानी जो एक्स एक्सेस से डिस्टेंस होगी एक्स वाई जेड की वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सेस से और जेड एक्सेस से भी आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो किसी पर्टिकुलर एक एक्सेस से जब हम बात करते हैं तो एक्स एक्सेस से डिस्टेंस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वैसे ही वाई एक्सेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा रूट में, और जेड एक्सेस से अगर डिस्टेंस बतानी है तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा रूट में, ठीक है। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बात भी कर लेते हैं
ठीक है। अब आप देखिए कि हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो सपोज कीजिए कि एक वेक्टर है और वो वेक्टर आपको दिया हुआ है 4i + 3j - 7k, ठीक है। ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। तो आप मैग्नीट्यूड इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 4² + 3² + -7², ठीक है। ये जो स्केलर्स हैं i, j और k के साथ, जिसको हम स्केलर कंपोनेंट कहते हैं, और ये वेक्टर कंपोनेंट है, तो हम स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर को सम कर देंगे। सो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, ठीक है। जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा √74। तो √74 क्या है, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए एक आपके पास में एक वेक्टर है, ठीक है। वो वेक्टर है 8i + 3j - k, ठीक है। और इसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये तो एक वेक्टर है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर आता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर आता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8² + 3² + -1², ओके। सो इट विल बी 64 + 9 + 1, इट इज 74। सो अब आप जब यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो आप लिखेंगे 8i + 3j - k अपॉन √74। ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, हमें अगर शो करना है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल या कोलिनियर, ठीक है। सो अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो हम उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इस बी वेक्टर को देखिए। जब आप इस बी वेक्टर में से यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, -2, सो आप जब -2 कॉमन लेंगे तो ये 2i - 3j + 4k ये रहेगा। तो ये -2 और ये पूरा आप देखिए, ये ए वेक्टर है गिवन, सो आप यहाँ पर ए रख देंगे, ठीक है। सो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो b + 2a = 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने अभी पहले देखा था कि ma + nb = 0 का अगर फॉर्म हो तो वेक्टर्स कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं। और कोलिनियर और पैरेलल एक ही मतलब है, आपको चाहे पैरेलल प्रूव करने के लिए दें या कोलिनियर प्रूव करने के लिए दें, आपको उसे इस फॉर्म में प्रूव करना है तो वो शो हो जाएगा कि वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। एक और तरीका होता है पैरेलल का, जैसे यहाँ पर देखिए ये ए और बी हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, वो स्केलर कंपोनेंट्स को अगर हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अगर कंसिडर कर लें तो ये जो इनका रेशो है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है, अगर ये रेशो सेम आ जाते हैं तो भी वेक्टर्स दोनों कैसे प्रूव हो जाएंगे, पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें, सो 2/-4 = -3/6 = 4/-8,
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है रेशोज। और अगर ये रेशोज आपस में इक्वल है, इट मीन्स वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ओके।